साइज रिडक्शन के बारे में, साइज मतलब रिड्यूस कर रहे हैं, साइज को, जो इतना बड़ा साइज था उसको बेचारे को छोटू सा बना रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें साइज रिडक्शन का प्रोसेस इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर आपके पास इतने बड़े साइज का रॉ मटेरियल है, मान के चलो, या फिर कोई भी एज एन, आप इंडस्ट्री में बैठे हो, आपको इतना बड़ा पत्थर ला कर दे दो तो क्या करोगे आप उसको? ऐसे तो नहीं करोगे, उसको एज एन यूज़ कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो क्या होगा, उसको आप रिड्यूस करोगे स्मॉल साइज में कि यार हम इसको या तो छोटा कर लेते हैं। तो यही साइज रिडक्शन है। और साथ ही साथ इसमें हमारी मिनरल प्रोसेसिंग रहेगी। फिर फार्मास्यूटिकल्स में इसको एज एन आपका जो रॉ मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस कर दिया जाएगा, साइज को डिक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन को। अब क्या होता है, सबसे पहले तो हम साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों साइज को कम करने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई मोटा है, उसको मोटापा क्यों कम करना है? उसको इसलिए कम करना है क्योंकि उसको बहुत अच्छा दिखना है, बहुत अच्छे में भी ऐसा लिखना है, उसको टॉप ऐसे वाला दिखना है, समझ गए ना। तो वही चीज़ है ऑब्जेक्टिव साइज रिडक्शन का, कि जिससे हम सरफेस एरिया बढ़ा सकें। अब उससे क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छा हो जाएगा। चलो इस पे बाद में आएंगे, सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर किस तरीके से मैकेनिज्म क्या है साइज रिडक्शन का, ठीक है, राइट। देन हम आएंगे कि एक तरीके से कौन कौन से लॉज हैं जो वर्क करते हैं। जैसे हमने थ्योरम पढ़ी थी ना लास्ट में, ऐसे ही लॉ होते हैं, लॉ फॉलो करते हैं साइज रिडक्शन को, उन लॉज के थ्रू ही साइज रिडक्शन हो जाता है। देन आप क्या पढ़ोगे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ोगे जो हम साइज रिडक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे हैमर मिल है, बहुत सारी बॉल मिल है, वो किस लिए यूज़ करते हैं, साइज रिडक्शन के लिए। तो उसको ऐसा क्यों पढ़ना है हमको, क्योंकि हमें इसे अप्लाई करना है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। बहुत सारी अलग अलग जगह भी यूज़ करते हैं, बट हमें अपना मेन फोकस क्या रखना है, हमें फार्मास्यूटिकल में ध्यान रखना है किस तरीके से प्रोडक्शन लाइन में ये साइज रिडक्शन हेल्प करेगा। अगर आपको साइज रिडक्शन के बारे में अगर कोरिलेट करना है तो आप अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से कोरिलेट करोगे तो इजी हो जाएगा कि हम साइज रिडक्शन प्रैक्टिकल वर्ड में कैसे जान पाते हैं, ठीक है। अब साइज इंक्रीज, अगर साइज रिडक्शन होगा तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ हैंडलिंग और प्रोसेसिंग में ईजी होता है। जैसे आप उसको स्टोर करोगे, अब इतने बड़े को कैसे स्टोर करोगे, अलग से थोड़ी स्टोरेज बनाओगे उसको। आप अगर स्मॉलर साइज में होगा तो आप उसको ईजीली रख पाओगे। फिर क्या होता है, एनहांस हो जाता है उसकी यूनिफॉर्मिटी, मिक्सचर की जो यूनिफॉर्मिटी है वो बढ़ जाती है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल हो जाता है, और सेपरेशन प्रोसेस जो है वो इजीली फैसिलिटेट हो पाता है। एज इन सेपरेशन होता है वैल्यूएबल मिनरल और से, उसमें हेल्प करता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें साइज रिडक्शन में, तो हमारा कंप्रेशन आता है। अगर आप किसी पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाएगा, उस मटेरियल को क्रश कर दोगे। तो ऐसा होता है, किसी को कंप्रेस नहीं करना, किसी को बुली नहीं करना, साइज रिड्यूस करना है, तो इसलिए हम कंप्रेस कर रहे हैं। कभी आप पता चला जाके अपने जूनियर को कंप्रेस कर दो, अब तो आ रहे होंगे ना फ्रेशर, तो उस टाइम पे आ चुके हैं आई गेस, यहाँ आ गए हैं, तो कंप्रेस नहीं करना है। अब इसमें करना है साइज रिडक्शन कंप्रेशन के थ्रू होगा। एक एक्सटर्नल फोर्स यूज किया जाएगा मटेरियल के ऊपर कि जिस तरीके से मटेरियल को क्रश कर दिया जाए। ये वो वाला क्रश नहीं है कि आपका क्रश बन गया है, क्रश करना है किसी भी मटेरियल को, तो वो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो सरफेस हो जाएंगे। अगर आप इसको क्रश करोगे, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट में, स्मॉलर साइज में, साइज भी छोटा हो जाएगा। जॉ क्रशर्स हैं, रोल क्रशर्स हैं, कॉमनली कंप्रेशन इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। इम्पैक्ट की बात करें, जैसे एक तरीके से फोर्स रैपिडली अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, बेचारे की हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डी पसली बिल्कुल अलग कर देता है अगर उस पर ज़्यादा फोर्स यूज़ करें या रैपिडली जल्दी जल्दी फोर्स यूज़ करते हैं। जैसे हैमर मिल है, आप किसी पे भी हथौड़ा मारोगे, अगर सोचो किसी का सर बजाना हो अच्छे से, तो हैमर को यूज़ करोगे तो बेचारा एकदम फ्रैक्चर हो जाएगा, स्कल फ्रैक्चर होता है। ऐसा नहीं है कि बेचारा उसका जो सर है वो खुल के दो पार्ट में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। हैमर मिल से उसमें फ्रैक्चर होगा, देन उसके बाद आप उस पर बार बार चोट लगाओगे, देन जाके उसमें वो सेपरेट होता है, छोटे छोटे पार्ट में आता है। तो इम्पैक्ट क्रशर्स हैं, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा किस तरीके से। एट्रीशन है जिसमें रबिंग एक्शन होता है सरफेस के बीच में, दो पर्टिकुलर पार्टिकल्स को पकड़ के, आप ऐसा समझो
दो आपने कोई भी मटेरियल लिए, उनको आपस में रब कर दिया, तो क्या होगा, वो आपस में ही एक दूसरे को क्या करेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारी बॉल मिल है, रॉड मिल है, ये क्या करता है, एट्रीशन का काम करता है। देन कटिंग आता है, कटिंग में क्या होता है, शेयरिंग एक्शन है, जिससे मटेरियल की स्लाइसिंग हो जाती है स्मॉल पीसेस में। कटिंग से आप समझ गए ना, छोटे छोटे पीसेस में हम स्लाइस कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं कि चलो ठीक है चॉपिंग कर दो इसकी। तो ऐसे ही नाइफ कटर्स आते हैं, श्रेडर्स आ जाते हैं। श्रेडर हमने देखा था ना कि एक पेपर है, उसको अलग अलग श्रेडिंग मशीन के थ्रू पास ऑन करोगे तो छोटा सा हो जाता है। तो ऐसे ही ये है हमारे साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म। अब लॉज क्या है, हमें ये जानना है कि साइज रिडक्शन में लॉज कौन कौन से लॉज ऐसे हैं जो उसको गवर्न करते हैं। जैसे हमारा पहला लॉ आ जाता है रिटिंगर्स लॉ। कौन सा लॉ आता है, रिटिंगर्स लॉ, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ। ये 3 लॉ आपको याद करने हैं। हमारे जो अबव आपने देखा था फ्लूइड फ्लो में, उसमें बर्नौलीज थ्योरम, रेनॉल्ड्स सिग्निफिकेंस, एनर्जी लॉसेस था। अब साइज रिडक्शन में कैसे याद करोगे आप, रिटिंगर्स लॉ है, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ। अब रिटिंगर्स लॉ में क्या होता है, ये सजेस्ट करता है जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की साइज रिड्यूस करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है न्यू सरफेस एरिया के लिए। जो न्यू सरफेस एरिया जनरेट होने वाला है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या हमने सोचो, एनर्जी जो यूज की है, एनर्जी को यूज करके हमने क्या किया है, साइज को कम किया है, साइज को रिड्यूस किया है। सोचो सुबह उठ के 6 बजे आपने एक्सरसाइज की है, वो एनर्जी यूज करके आपने अपना साइज रिड्यूस किया है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी न्यू बॉडी, जो आपका न्यू सरफेस एरिया जनरेट होगा या न्यू बॉडी जो जनरेट होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, राइट। अब एनर्जी रिक्वायर्ड, रिटिंगर्स लॉ कहता है कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एक तो हमारा कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, इनिशियल पार्टिकल साइज और फाइनल पार्टिकल साइज। मतलब इनिशियल से सोचो ये आपका 30 था, आपकी वेस्ट 30 थी और अब आपकी वेस्ट कितनी पहुंच गई है, 25। तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो उसमें हमारा क्या होगा, एप्लीकेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग। कब अप्लाई करोगे आप रिटिंगर्स लॉ, जब आपको फाइनली ग्राइंड करना है, जिसमें आपको एक नया सरफेस एरिया निकालना है। तो इस तरीके से रिटिंगर्स लॉ काम करता है। समझ गए रिटिंगर्स लॉ, बहुत इजी। एनर्जी जो साइज रिड्यूस करने के लिए एक नए सरफेस रिक्वायर होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस ऐसे मान लो। अब किक्स लॉ है, ये हमारे सल्लू भाई की किक लॉ है। किक जो है उसमें क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, देखो हर चीज में हमें याद रखना है एनर्जी जो चाहिए साइज को कम करने के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। देखो हर चीज डिपेंड करती है, हमारा जो एनर्जी चाहिए साइज रिडक्शन के लिए, साइज रिडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोपोर्शनल है हमारी साइज रिडक्शन रेशियो के। साइज रिडक्शन रेशियो है ना उसके प्रोपोर्शनल है। ऊपर क्या था, न्यू सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल था, जो न्यू सरफेस एरिया जनरेट हो रहा था ना वो रिटिंगर्स लॉ है। एनर्जी साइज रिडक्शन के लिए साइज रिडक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल है। अब इसमें क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसमें हमारा किक्स कांस्टेंट आ गया। देन हमारा इनिशियल पार्टिकल साइज अपॉन फाइनल पार्टिकल साइज है। अगर ये आपको कोर्स क्रशिंग करना है, कोर्स लाइक आपका जो पाउडर है या कोई भी मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस करना है कोर्स में, तो आप साइज रिडक्शन रेशियो इस मेथड किक्स लॉ को यूज कर सकते हो, जहाँ पे साइज रिड्यूस हो जाता है उसका रेशियो बहुत स्मॉल, बहुत छोटा छोटा। अब बॉन्ड्स लॉ की बात करें, बॉन्ड्स लॉ में क्या होता है, हम रिटिंगर बाइसेप को और किक बाइसेप को साथ में मिला देते हैं। दोनों को साथ में मिला के जो एनर्जी एक तरीके से लाइक किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रिडक्शन इन पार्टिकल साइज बेस्ड ऑन वर्क इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। जो भी वर्क इंडेक्स है उसके पार्टिकल साइज के लाइक उसके प्रोपोर्शनल रहेगा। आप ऐसा समझो, आप रेशियो को भी मिक्स कर दो, साथ ही साथ सरफेस एरिया को मिक्स कर दो, तो क्या बनेगा, बेस्ड ऑन वर्क इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ये बॉन्ड्स का कांस्टेंट है, बॉन्ड कांस्टेंट। देन हमारा इनर्शियल आ जाएगा, इनिशियल पार्टिकल साइज और फाइनल पार्टिकल साइज, जो ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। बॉन्ड्स लॉ हमारा क्यों ज़रूरी है, जब हम ग्राइंडिंग प्रोसेसेस करेंगे तो हमारा बॉन्ड्स लॉ इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन में एज इन उसको अफेक्ट करते हैं।
क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो साइज रिडक्शन पर अफेक्ट करते हैं? जैसे आपकी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या आपका जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी क्या है जिसकी वजह से साइज रिडक्शन जो होने वाला था प्रॉपरली उस नहीं हो पा रहा है। जैसे हार्डनेस है, आपका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी ज़्यादा चाहिए साइज रिडक्शन के लिए। टफ मटेरियल है तो क्या हो सकता है, टफ मटेरियल डिफॉर्म हो सकता है, ब्रेक तो हुआ नहीं, पता चला वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो टफनेस आ गया, टेढ़ा है पर मेढ़ा है वो नहीं, बट टफनेस आ गई है, टफ की वजह से डिफॉर्मिटी आ गई है। मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि मटेरियल ना थोड़ा सा एक दूसरे के साथ चिपक सकता है, हमें जो साइज रिड्यूस करना है वो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा। इक्विपमेंट ही पता चला आपका क्लॉग हो गया, उसमें क्या हो गया, बेचारा जम गया या फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई। एक तरीके से सोचो, आपके जो पाइपलाइन है या आपकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके क्या हुआ, इक्विपमेंट में आपका ढक्कन लग गया, काम ही नहीं हो पा रहा। फ्राइबिलिटी है, क्रम्बल्ड मटेरियल्स जो हैं वो इजीली क्रम्बल्ड मटेरियल्स के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एज इन ये मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये है तो ये ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं साइज रिडक्शन में प्रॉब्लम करें। आपका इक्विपमेंट कैसा है, किस तरीके का इक्विपमेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी पे वर्क आता है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इफेक्ट नहीं करता, वो आ जाएगा। जैसे क्रशर्स, मिल्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, कटिंग मशीन्स हैं, तो ये फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, एक तरीके से अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन का। देन फीड साइज, आपका जो इनिशियल साइज है मटेरियल का वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए साइज को कम करने के लिए वो इन्फ्लुएंस करेगा और उसी के बेसिस पर आपका अपना इक्विपमेंट चॉइस रहेगा। अब ऐसा है, आपको एनर्जी तो चाहिए कि भाई मुझे 30 kg लगाना है, उस पर एक फोर्स लगाना है 30 का, बट क्या हुआ आपके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, आपका इक्विपमेंट सिर्फ लगा पा रहा है 10 kg, तो क्या होगा, फीड साइज पे भी डिपेंड करता है साइज रिडक्शन। डिजायर्ड प्रोडक्ट साइज है, आपका जो फाइनल पार्टिकल साइज है उसके लिए क्या होगा, आपको सिलेक्शन जो है साइज रिडक्शन मेथड का प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर मेथड या इक्विपमेंट नहीं यूज करते, वही प्रॉब्लम है कि फीड साइज और डिजायर्ड प्रोडक्ट साइज नहीं आ सकता अगर आपका मेथड सही नहीं है और आपका चॉइस ऑफ इक्विपमेंट सही नहीं है। ऑपरेटिंग कंडीशन है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, फीड रेट वो इन्फ्लुएंस करता है साइज रिडक्शन प्रोसेस के, चांसेस है सही से नहीं हो पाएगा। आपका फॉरेन मटेरियल का प्रेजेंस होना, वो एफिशिएंसी और आपके साइज रिडक्शन इक्विपमेंट में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हैमर मिल की बात करें, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट हमें पढ़ना है वो है हमारा हैमर मिल। अब हमने मैकेनिज्म पढ़े थे, तो देखो मैकेनिज्म क्यों याद होने चाहिए, आप उनको इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स में देखोगे किस तरीके से वर्क करता है, और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, सारे डायग्राम्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि हमारा हैमर मिल दिखता कैसा है। इसका प्रिंसिपल इम्पैक्ट और एट्रीशन पर डिपेंड करता है। मटेरियल को आप फेड कर दोगे, जैसे ये हॉपर है, इसमें आप अपना डाल दोगे, डालने के बाद क्या होगा, ये चैम्बर एज इन कहाँ जाएगा, ये हैमर के थ्रू जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ आपने यहाँ डाला मटेरियल को, मटेरियल यहाँ से पास हुआ, मूव किया यहाँ से, देन ये आपके हैमर मील में चला गया, ये मीलिंग चैम्बर्स हैं और ये हमारा हैमर है। तो जैसे जैसे ये मानना शुरू करेगा, इसको हैमर यूज करेगा, तो क्या होगा, आपके जो मटेरियल है उसका साइज कम होने लगेगा। देखो यहाँ से अगर देखा जाए, एक तरीके से साइज रिडक्शन हुआ है, किसके थ्रू, इम्पैक्ट और शेयरिंग फोर्स के थ्रू साइज रिडक्शन हुआ है। देन ये जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म हुए हैं, आप इनको ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट कर लोगे। अब ये कंस्ट्रक्शन इजी है, कंस्ट्रक्शन में आपका ग्राइंडिंग चेम्बर होगा, राइट। ग्राइंडिंग चेम्बर जो हमारा सिलिंड्रिकल चैम्बर है जहाँ पे मटेरियल हमारा यूज़ किया जाएगा या एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से ये मूव करेगा एक मील हैमर्स में, देन स्क्रीन होगा। स्क्रीन करने के बाद स्क्रीन में ये है कि पार्टिकल साइज जितना डिजायर्ड आपको चाहिए था, जितना आपको इतना छोटा पार्टिकल चाहिए था या ग्रैन्यूल्स चाहिए थे, वो आपको अचीव हो गए या आपको मिल चुके हैं, राइट। ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए बोला है डायग्राम क्यों याद करने हैं, कंस्ट्रक्शन में आप एटलीस्ट बना सको, लिख सको। वर्किंग क्या होती है, मटेरियल को चैम्बर में
पहले तो मटेरियल को फेड किया जाएगा, चैम्बर में जाएगा, साथ ही साथ हमारे जो रैपिडली रोटेटिंग हैमर्स होंगे वो उसको हैमरिंग करना शुरू करेंगे हैमर से। अब साइज कम होगा इम्पैक्ट और एडरेशन की वजह से, देन आपको एक डिजायर्ड पार्टिकल साइज मिल जाएगा पासिंग थ्रू स्क्रीन। स्क्रीन में आपको ऐसा नहीं है कि इतना साइज ही इसमें पास ऑन होगा, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा आके वो बेचारा बैठ जाए, नहीं। अब इस मटेरियल को एग्जिट करने के लिए एक डिस्चार्ज मैकेनिज्म प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है। अब जो साइज रिडक्शन होता है उसमें वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, केमिकल्स हैं, मतलब एज इन हैमर मिल को वाइडली यूज किया जाता है। बहुत तरीके के मटेरियल्स इसमें लाइक उनका साइज रिडक्शन में यूज कर सकते हैं। मेरिट्स क्या है? सिंपल और रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाई थ्रूपुट एफिशिएंसी भी है इसमें, केपेबल है कि वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल को हैंडल कर सकता है, क्योंकि बात देखो ग्रेन्स भी है, स्पाइसेस भी है, मसाले भी कुट रहे हैं, आपका जो अनाज है वो भी चल रहा है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब मैरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, देखो थोड़ी सी इसमें ना ये चिल्लाता बहुत है, मारपीट करता है ना, हैमर है तो इसमें थोड़ा नॉइस लेवल बढ़ जाता है, हीट जनरेट होती है, मारपीट में एक वो होता है ना अंदर से गुस्सा आता है, ऐसे बेचारे इनको भी आता है मटेरियल को, तो उसमें भी हाई हीट जनरेशन होती है, वियर टियर हो सकता है हैमर का, स्क्रीन का। आपकी स्क्रीन पे अगर जैसे हैमर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल के उसने पता चला इतना मोटा सा स्क्रीन पे मार दिया तो आपकी स्क्रीन डैमेज हो सकती है या टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, हैमर टूट सकता है अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है उसकी वजह से। देन नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट आता है बॉल मिल। इसका प्रिंसिपल है इम्पैक्ट और एट्रिशन, सेम प्रिंसिपल में आप दोनों याद रख लेना। अब इसमें क्या होता है, रोटेटिंग बॉल होती है एक सिलेंड्रिकल शेल में, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होता है। साइज रिडक्शन कैसे होता है? बार बार वो इम्पैक्ट पड़ता है एज दे टम्बल। आप खुद सोचो, आपके एक ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब है, आप उसमें बॉल्स डाल दो, लोहे की बॉल्स डाल दो, उसमें मटेरियल डाल दो और वो मूव करना स्टार्ट करे, तो क्या होगा, जैसे वो मटेरियल आपकी बॉल से स्ट्राइक करेगा वो टम्बलिंग शुरू होगी, टम्बल की वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना शुरू होगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेल है जिसमें रोटेटिंग ड्रम फिल्ड रहते हैं, ग्राइंडिंग मीडिया से बॉल से फिल्ड रहते हैं, ग्राइंडिंग मीडिया है हमारा। अब देन ग्राइंडिंग बॉल्स, जो बॉल्स हैं वो स्टील की बनी रहती है या सिरेमिक या कोई भी मटेरियल हो सकता है, जो आपके मटेरियल लाइक बॉल्स जो है वो रिएक्ट ना करें, राइट। देन फीड मैकेनिज्म, आपको क्या करना है उसमें, एटलीस्ट उसको देना है, अंदर जाना है कि भाई आप अपना प्रोडक्ट डालोगे। फीड मैकेनिज्म है, हॉपर यूज करोगे मटेरियल, हॉपर इसलिए यूज करते हैं जिससे कि आप इजीली अपना मटेरियल उसमें फीड कर सको। डिस्चार्ज मैकेनिज्म है, आउटलेट है, एक ड्राइव मैकेनिज्म है, जिसमें मैकेनिज्म में क्या होता है कि मोटर और गियर होते हैं जिससे कि रोटेट होना शुरू होता है शेल, क्योंकि रोटेशन होगा देन ओनली इसके अंदर ये जो ग्राइंडिंग मीडिया है ये मूव होना शुरू होगा, देन स्ट्राइक करेगा। अब देन जाके आपका मटेरियल क्या होगा, उसका साइज रिड्यूस होगा। वही वर्किंग हमें सेम करनी है, मटेरियल को रोटेटिंग शेल में डालोगे बॉल्स के थ्रू, बॉल जैसे ही शेल रोटेट करना शुरू होगा बॉल मटेरियल पे गिरना शुरू होगी, फॉल करेगी, मटेरियल छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू होगा, क्योंकि इम्पैक्ट और एट्रिशन, कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, बड़ी बॉल है। अब जैसे कंटिन्यूस रोटेशन होता रहेगा तो मिक्सिंग भी होती रहेगी, साथ ही साथ साइज रिडक्शन भी होता रहेगा। फिर मटेरियल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आउटलेट से कि चलो भाई तुम्हारा हो गया, तुम्हारी अब मार पिटाई हो गई, कुटाई हो गई अच्छे से, अब तुम बाहर निकलो, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप इसको ग्राइंडिंग मटेरियल्स की तरह यूज कर सकते हो, जब भी आपको फाइन ग्राइंडिंग करनी है देन आप बॉल मिल को यूज कर सकते हो। वेट और ड्राई ग्राइंडिंग के टाइम पे सूटेबल है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहता है, एफिशिएंसी ज़्यादा है फाइन या अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग के लिए। डीमेरिट्स ये हैं, ये देखो भाई इसमें बॉल्स हैं, मूव करने के लिए थोड़ा सा क्या होगा, हाई एनर्जी कंजम्पशन चाहिए, और जो मिलिंग टाइम है वो लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना एक यूनिफॉर्म आ रही है, यूनिफॉर्मिटी कितने टाइम में अचीव होगी, तो आपको बहुत लंबे समय तक इसको यूज़ करना, मिलिंग करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें ग्राइंडिंग और मीडिया जो लाइनर्स हैं उनका
वेयर हो सकता है, वो खराब भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड पे, फ्लूइड एनर्जी मिल पर। अब इसको पार्टिकल साइज रिडक्शन करा जाता है कॉलिजन के बेस पर। इसका जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो कॉलिजन पे वर्क करता है। इसमें हाई वेलोसिटी एयर या गैस जेट्स होते हैं जो एक तरीके से टर्ब्यूलेंट कंडीशन बनाते हैं। एयर और गैस को, जेट्स को यूज करते हैं टर्ब्यूलेंट कंडीशन, एक तरीके से टर्ब्यूलेंस होता है उसको इतना तेज झंझोड़ देते हैं ना कि वो मजबूर हो जाता है बेचारा साइज रिडक्शन पे, कोलिजन होना शुरू हो जाता है, आपस में टकरा टकरा के मर जाते हैं बेचारे। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे साइज रिडक्शन होगा पार्टिकल कोलिजन से, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे इसका डायग्राम देखते हैं। हमारा ये डायग्राम है। अब यहाँ से हमने सॉलिड इनलेट किया, यहाँ से गया और एक एयर आए, एयर पास होगी, फ्लूइड इनलेट होगा, यहाँ से फ्लूइड जा रही है जो टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है। एक जो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन टर्बुलेंस आ रहा है उसकी वजह से ब्रेक डाउन होगा, देन ये मूव करेगा, मूव करने के बाद एक पर्टिकुलर साइज जो है वो यहाँ से आउटलेट से लाइक चला जाएगा, फाइन पार्टिकल्स जो है रिमूव हो जाएंगे और जो बच गए हैं, अगर ऐसा होता है कोर्स पार्टिकल रह गए हैं वो आउटवर्ड चले जाएंगे, फिर होगा उनका टर्बुलेंस, देन वो जाके मूव करते हैं। अब वर्किंग क्या है, मटेरियल को आप इंट्रोड्यूस करोगे ग्राइंडिंग चेम्बर में, हाई वेलोसिटी की गैस आएगी जो टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करेगी, फिर वहाँ पे पार्टिकल कोलाइड करेंगे हाई स्पीड पे तो छोटा साइज हो जाएगा, साइज रिडक्शन होगा। देन साइज रिडक्शन पे जैसे फाइन पार्टिकल्स मूव करेगा वो सेपरेट हो जाता है क्लासीफायर्स के बेसिस पे, यहाँ क्लासीफायर्स से सेपरेट होगा और देन वो आउटलेट के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। आपको अगर फाइन अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग करनी है हीट सेंसिटिव की तो आप इसको यूज कर सकते हो। देन कॉमन है फार्मास्यूटिकल में, कॉस्मेटिक, केमिकल इंडस्ट्री में। मेरिट्स ये है कि यहाँ पे आपको फाइन पार्टिकल्स मिल जाएगा जल्दी से। फिर देन मूविंग पार्ट्स, नो मूविंग पार्ट लीडिंग टू मिनिमल वेयर, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब वेयर नहीं होता, कुछ तोड़ फोड़ नहीं होती, अचानक आराम से हो जाता है सब कुछ। बट अगर जैसे टर्बुलेंस क्रिएट करना है, टर्बुलेंस के लिए आपको एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। स्मॉल स्केल पे काम कर सकते हो, ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं जा सकते हो। देन आपको इसके लिए केयरफुल कंट्रोल चाहिए कि जिससे कि आप ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है उसको देख सको, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है एक्स्ट्रा इसमें। अब एज रनिंग मील्स है, एज रनिंग में क्या होता है, ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग मैकेनिज्म पर वर्क करता है। आपको हैवी रोलर्स चाहिए जिससे कि ग्राइंड मटेरियल को आप उसको ग्राइंड कर सको, रोलिंग ओवर, बार बार ऊपर नीचे। कंस्ट्रक्शन जो रहेगा आपका ग्राइंडिंग सरफेस है, रोलर्स यूज़ किए जाएंगे, आप उसको फेड करोगे, फेड करने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा समझो कि क्रशिंग ग्राइंडिंग चल रही है रोलर्स के थ्रू। अब देन वर्किंग क्या होती है, मटेरियल को ग्राइंडिंग सरफेस पे डाला जाएगा, रोलर्स रोटेट करेंगे पिवोट के टाइम पर, देन क्रश कर देंगे मटेरियल को जब वो मूव करना शुरू करेंगे। अगर ऐसे मूव करना शुरू होगा रोलर्स में तो खुद ही क्रश होना शुरू हो जाएगा। ग्राइंडिंग होगी, मिक्सिंग होगी, फिर प्रोसेस मटेरियल को आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ग्राइंडिंग मिक्सिंग मटेरियल्स में हम अगर देखें तो मिनरल्स यूज करते हैं, ओर्स आ जाते हैं, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल। ऑलमोस्ट अगर आपको साइज रिडक्शन में इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं तो उसमें एक चीज होगी, थोड़ा सा उसका बेसिक चेंज है, प्रिंसिपल थोड़ा अलग होगा, वरना वर्किंग ऑलमोस्ट उसकी सेम होगी। अगर इक्विपमेंट में रोलर्स हैं तो रोलर्स क्या करेंगे, उसको ग्राइंड करने का काम करेंगे। अब थोड़ा सा ये सिंपल प्रोसेस है, रॉबस्ट डिजाइन है, इफेक्टिव रहता है किसके लिए, मिक्सिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। देन सुटेबल है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, रोलर्स इसमें उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, ग्राइंडिंग सरफेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और फिर इसके साथ क्या होता है, अगर मटेरियल थोड़ा सा अगर नहीं कर पाता हाई प्रेशर को इस टाइम तो मटेरियल ख़राब हो सकता है। अब लार्ज स्केल पर अगर आप जाओ तो इसको यूज़ कर सकते हो। देन हमारा एंड रनर मिल आता है। एंड रनर मिल में क्या होता है, इसमें एज रनर मिल के सेम है, ठीक है, एज और एंड दोनों में ही है, दोनों सेम करते हैं, सिमिलर रहेगा। और अगर सिमिलर है तो इसका प्रोसेस जो है या प्रिंसिपल है वो सेम काम करेगा जो कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम है।
अब इसमें जैसे मोटर पेस्टल का सेटअप होता है, जैसे उसमें होता है ना मोटर है, पेस्टल है, उससे क्या कूटना शुरू करेंगे तो क्या होता है, मटेरियल का पार्टिकल साइज कम होने लगता है। मोटर एक बॉल शेप्ड ग्राइंडिंग सरफेस रहता है जिसमें पेस्टल को यूज़ करते हैं। हैवी सिलेंड्रिकल या कॉनिकल ग्राइंडिंग टूल है। फेड मैकेनिज्म सेम रहेगा, मैनुअल कर सकते हो या ऑटोमेटेड हॉपर्स होते हैं मटेरियल इनपुट के लिए। देन डिस्चार्ज मैकेनिज्म है जहाँ पे आपका जो मटेरियल प्रॉपरली ग्राइंड और क्रश हो चुका है, देन आप उसको प्रोसेस करके आउटलेट के थ्रू मूव कर सकते हैं। मटेरियल में ये होता है कि जैसे मटेरियल प्लेस करोगे मोटर में तो पेस्टल जो रोटेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, मतलब सॉरी, इसमें बस इतना होता है, सेम मोटर पेस्टल आपने लैब्स में देखी है वैसा ही रहता है, बट इसमें ऑटोमेटिक इसमें इलेक्ट्रिसिटी को ऐड ऑन कर दिया गया कि ऑटोमेटिक वर्क करता है। बॉल रहेगी, बॉल में आपको क्या करेगा, एक रोटेट करेगा पेस्टल को, जिससे क्या होगा, क्रशिंग और ग्राइंड हो जाएगा मटेरियल। अब कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से एक थॉरो ग्राइंडिंग मिक्सिंग रहेगी, आपका मटेरियल प्रोसेस्ड हो जाएगा। देन आप उसको क्या करोगे, आउटलेट कर दोगे, मतलब डिस्चार्ज कर दोगे आउटलेट के थ्रू। अब ग्राइंडिंग मिक्सिंग करना है पेस्ट को, ऑइंटमेंट्स को, जो जैसे पाउडर्स आ गए, वो कैसे करते हैं हम फार्मास्यूटिकल में इस पर्टिकुलर एंड रनिंग मिल को यूज़ कर सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका डिज़ाइन। स्मॉल प्रोडक्शन लेवल पर बात करें तो सही काम करेगा, इफ़ेक्टिव रहेगा ग्राइंडिंग और मिक्सिंग में। डीमेरिट से आ जाते हैं, जब स्मॉल स्केल पर है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कर सकते हो, तो लिमिटेड है स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए, आपको लेबर ज़्यादा चाहिए अगर आप मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं इसमें, और चांसेस हैं कि वेयर हो सकता है, आपका पेस्टल मोटर ख़राब हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ डीमेरिट है। ओके राइट। अब इसमें साइज़ रिडक्शन में हमें बस इतना सा ही पढ़ना था कि हमारा क्या लॉज हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन हमारे क्या क्या इक्विपमेंट्स हम साइज़ रिडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ओके।